हेलो गाइज, बोडा भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी बच्चे हैं ध्यान से देखते चलिए। मैं हिस्ट्री का लगभग सभी कंप्लीट कराते जा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमको लगता है कि ये सभी एग्जाम में आ सकते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि हर क्लास में मैं 10-12 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 क्लास में ले चुका हूँ हिस्ट्री का, ये तीसरा है। फिर सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे फिर पॉलिटिकल साइंस का भी लूँगा। इस तरह से कर करके सब कम से कम सबका 6-6, 8-8 वीडियो में देना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग का कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन लगभग सभी का कंप्लीट रहे और आप लोग को आसानी हो। फिर मॉडल पेपर में भी फिर आप लोग को पता चलेगा कि सभी में 50-50 क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। और सबका PDF भी सॉल्यूशन में देंगे। तो PDF के लिए आपको कहाँ जुड़ना है? टेलीग्राम ग्रुप में। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू कर देते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि सभी तरह के अपडेट यहाँ पे मिल सके और यहाँ पे सॉल्यूशन भी आप साथ में तैयारी करते चलें। देखो यार, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, बस मैं यही चाहता हूँ। जैसे देखिए डेली 10 क्वेश्चन करते हो आप, 8 अगर 20 दिन कर देते हो तो 200 क्वेश्चन तैयार कर देते हो। लेकिन यही 10 दिन में आप 4 दिन पढ़ते हो और 20-20 क्वेश्चन भी बनाते हो तो 80 क्वेश्चन ही बना पाओगे। आप समझिए कि लगातार करने से क्या होता है। 10 दिन अगर 20-20 क्वेश्चन बनाए तो 200 क्वेश्चन हो जाएगा 20 दिन में। और 20 दिन में अगर 40 क्वेश्चन भी किए तो 20 चौके 80। तो समझ रहे हैं, 20 दिन अगर आप 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 200। लेकिन 20 दिन में अगर आप 4 ही दिन काम करेंगे, 5 ही दिन काम करेंगे और 20-20 क्वेश्चन भी बनाएंगे, 30-30 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर भी आप बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए, आपको रेगुलर करना होगा। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में वही आगे बढ़ता है जो रेगुलर काम करता है। जैसे देखे थे कछुआ और खरगोश वाली कहानी, तो कछुआ क्या था कि रेगुलर काम किया और चलते रहा। और वही खरगोश क्या हुआ, तेज़ी से गया लेकिन जाके रुक गया। तो तेज़ी से जाकर रुकने वाला काम नहीं करना है, धीरे धीरे जल्दी, मतलब कि बहुत धीरे भी नहीं, मतलब कि जो मीडियम चाल है उस चाल में चलते चले और चलते चले, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी से तैयारी शुरू रखिए, ठीक है। देखिए तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं, साथ में थोड़ा सा डिटेल्स भी दे देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको कंप्लीट हो जाता है। देखिए तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। तो अगर पूछेगा प्रश्न कि बाबरनामा किसे कहा जाता है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि तुजुक-ए-बाबरी को कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, आप हो सके तो नोट करते चलें, ठीक है। और PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा बाद में, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो इसे जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखा है। तो कौन सा भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में। और किसने लिखा? बाबर ने। तो याद रखिएगा, तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा जिसे बोलते हैं वो बाबर ने लिखा है, ये भी पूछा जा सकता है। बाद में इसका अनुवाद फारसी में किया गया, पूछ लिया जाए कि बाद में इसका अनुवाद किस में किया गया, तो तुर्की से फारसी में। तो कितने एक क्वेश्चन से मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। तो ऐसी सीरीज मैं ला रहा हूँ, बहुत मेहनत से तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है, जुड़े रहिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे? देखिए जमींदार अपने पास कितना रखते थे, जितना वो लगान वसूलते थे। तो देखिए याद रखिएगा कि 1/10 11वां भाग वो स्वयं रखते थे और 10/11वां भाग वो किसको दे देते थे? जो वसूल करते थे वो कंपनी को दे देते थे। कंपनी इनको अधिकार दिया था। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, कि किसान लोग क्या करते थे? खेती करते थे और किसान से जो लगान वसूलना था वो मतलब जो ब्रिटिश हुकूमत था या कंपनी, आप समझ लीजिए कंपनी, वो जमींदार को ये काम दी थी कि इनसे आप वसूले थे। जमींदार इनसे वसूलते थे किसान से। तो जमींदार किसानों से वसूलते थे और समझ लीजिए कि 11 हिस्सा में 10 हिस्सा वो खुद कंपनी को दे देते थे और 1 हिस्सा खुद रखते थे। और एक चीज़ और शर्त था कि अगर वो बाकी अगर ज़्यादा तय रकम से अगर ज़्यादा वसूली करते हैं तो उसे जमींदारों को दे दिया जाएगा। आप समझे क्या मैं बोल रहा हूँ? सुनिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 11 रुपया वो लेता है कर्ज, मतलब कि क्या बोलते हैं लगान, 11 रुपये या 11,000 समझ लीजिए, सीधा की सीधी 11,000 रुपये लेता है। तो ये सारी चीज़ें समझ जाइएगा तो आसान लगेगा। तो 11,000 रुपये में वो समझिए कि 1,000 खुद रखता है और 10,000 देता है किसको? कंपनी को। लेकिन यही 11,000 की जगह वो मार पीट के 13,000 लेता है तो भी कंपनी को उसको 10,000 देना रहेगा और बाकी 2,000 जो एक्स्ट्रा वो लगान वसूला वो इसको चला जाएगा, 3,000 रुपया कमाई हो जाएगा। तो वो यहाँ पे कहा गया कि तय रकम से अगर ज़्यादा वसूली करता था तो उसे जमींदार ही रख लिया करते थे। चलिए आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुए हैं, घटनाएं, तो आपको याद रखना चाहिए कि गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था, किस कांड में कौन सा गवर्नर जनरल था। जैसे कोई बहुत तरह के प्रश्न आएंगे, तो ठीक है। तो गवर्नर जनरल का आपको लंबा सा जो सीरीज सीक्वेंस है वो सीक्वेंस याद रखें कि कब कौन आया, कितना में आया। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो थे लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, देखिए यहाँ पे। और वो भारत के पहले वायसराय बने थे। याद रखिएगा भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं।
देख रहे हैं कितना क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। तो चोरी चोरा घटना कब या किस राज्य में घटित हुआ? तो चोरी चोरी घटना कब हुआ चोरी चोरा, और वो किस राज्य में घटित हुआ? तो देख लीजिए, याद रखिए, चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में हुआ था, संयुक्त राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है के गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले से आपको पता होगा कि योगी जी भी आते हैं, तो इस तरह से करके याद रखिएगा कि चोरी चोरा कांड संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा से शुरू हुई थी। तो चोरी चौरा आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो कि चोरी चौरा घटना यहीं से हुआ है। आगे देखिए, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन में जितने भी लोग प्रदर्शनकारी भाग लिए थे वो पुलिस के साथ भिड़ गए थे, है ना। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। और देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी थे असहयोग आंदोलन वाले, वो पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिए थे। देखिए, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कांड। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये याद रखिएगा, आप लोग ये सारे पूछ सकते हैं आपको। तो 30 दिसंबर 1906 में क्या हुआ था? 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका कहाँ है? अभी बांग्लादेश की राजधानी है, पता है ना। तो वर्तमान में कहाँ है ये? बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। ठीक है, लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। ठीक है, वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद, जब पाकिस्तान 1947 में गठन हो गया, बन गया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब कौन सा नाम से बन गई है? मुस्लिम लीग बन गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग। तो याद रखिए, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था, मतलब किस कारण से किया था? देखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने, याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा किसने बनाया है? तो अकबर ने बनवाया है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर में स्थित है। देख लीजिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनाया था। तो याद रखिएगा कि गुजरात में जब उन्होंने विजय पाया तो उसकी स्मृति में, याद में उन्होंने 1602 में बनवाया था। तो कब बनाया था ये भी याद रखिएगा, 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? अकबर के द्वारा कराया गया। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी आंदोलन है उसको आप डेट सहित याद रखिए, और उसके मतलब कि क्या क्या हुआ था उसमें ये भी याद रखिए। तो देखिए, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, कब? सेकेंड वर्ल्ड वार। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918। ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार का बात हो रहा है। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को, यही पूछा है, देख लीजिए, है ना। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी क्रांति के नाम से? अगस्त क्रांति। तो ये भी पूछ सकता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ठीक है, तो भारत छोड़ो मतलब भारत छोड़ने के लिए ही ये आंदोलन किया गया था, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे भारत को छोड़ दो, है ना। तो ये उनके ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ही ये आंदोलन किया गया था। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो गया। चलिए 8th में चलते हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं कुछ लंबे क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो मैं करवा दे रहा हूँ। लघुत्तरीय प्रश्न चलिए कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। दीन-ए इलाही से आप क्या समझते हैं? दीन-ए इलाही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो अकबर एक धर्म सहिष्णु था। धर्म सहिष्णु मतलब वो सभी धर्म को बाद में जाके एक जैसा देखने लगा था। शुरू में तो नहीं देख रहा था, लेकिन बाद में अकबर धर्म सहिष्णु बन गया। उसने धर्म के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किया और विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को लेकर, जितने भी सभी धर्म है सभी की अच्छाइयों को लेकर 1882 ईस्वी में एक नवीन धर्म की स्थापना की, जो दीन-ए इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है। मतलब जितने भी धर्म के जो अच्छा गुण थे वो एक जगह लिख के और समझिए कि नवीन धर्म का स्थापना किया, जिसे दीन-ए इलाही धर्म के नाम से जाना गया। ठीक है, देखिए, अकबर इतिहास में महान की उपलब्धि में से विभूषित है। मतलब इतिहास में महान की उपाधि से वो विभूषित है। ठीक है, और इसकी महानता का मुख्य कारण है उसका विराट व्यक्तित्व। साम्राज्य की, देखिए, साम्राज्य की मैंने लंबा आंसर इसलिए दे दिया कि 4-5 नंबर का भी आएगा तो लिख सकेंगे आप। ठीक है, दृढ़ता, साम्राज्य में शांति स्थापना तथा मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुस्लिमों को राहत दिया। देखिए, पहले जजिया कर लगाया जाता था तो वो इन्होंने ही हटाया था, अकबर ने ही। तो वही बोल रहा है कि पिछले वाला जो सीरीज देखे होंगे तो उसमें मैंने बता दिया था जजिया कर इन्होंने कब समाप्त किया, तो वो मैंने बताया था कि अकबर नहीं किया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लगातार सीरीज देखते आए तभी आपको याद होते जाएगा। ठीक है, अकबर ने न सिर्फ गैर मुस्लिमों को राहत दिया, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। देखिए, वो राजपूत से शादी भी किया था, आप लोगों को पता होगा, जोधा। ठीक है, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया, और उसके बाद देखिए कुशल प्रशासनिक व्यवस्था किया उसने। ठीक है, धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक के रूप में उसका दीन-ए इलाही प्रशंसनीय है। मतलब पहले जो कट्टरता चल रहा था धर्म के प्रति वो कम कर दिया इन्होंने और धार्मिक सामंजस्य स्थापित करने लगे, जिसके कारण इन्हें दीन-ए इलाही, इसको जो बोला है वो प्रशंसनीय है, मतलब तारीफ के काबिल है। दीन-ए इलाही द्वारा अकबर ने सर्वधर्म समभाव की भावना को उत्प्रेरित किया। तो सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्म को एक जैसा इन्होंने देखने लगा। आगे देखिए,
संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई, हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करने पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संथाल वाला, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। चूंकि संथाल बांदिशों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। कौन कहाँ पे कब्जा जमाया था, याद रखिएगा कि संथाल जो थे बांदिशों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा किया, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में भीतर की और पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। पहाड़िया लोग किसका उपयोग करते थे, झूम खेती के लिए कुदाल का उपयोग कौन कर रहे हैं, पहाड़िया लोग, ठीक है। इसलिए वे यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बांदिशों, और हल कौन करते थे यूज, नए बांदिश संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। तो याद रखिएगा कि हल संथाल और कुदाल से वो झूम खेती करते थे पहाड़िया लोग, तो इसलिए बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो देख लीजिए, पहाड़िया कुदाल का उपयोग करते थे और संथाल आपका हल का उपयोग करते थे, ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में हम आ गए, लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या थी। किस तरह से वो लॉर्ड डलहौजी किसी भी राज्य को अपने में मिला लेता था। तो ये बहुत ही नामी है, आपको पता होगा झांसी की रानी का भी राज्य इसी तरह से हड़पने की कोशिश किया गया था। चल देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। कब बना था देख लीजिए, ठीक है। वह साम्राज्यवादी प्रकृति का था। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। कंपनी के राज्य का विस्तार करने के लिए उसने एक नवीन कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया। सुनिए कौन था, जो गोद निषेध नीति था। मतलब कि अगर राजा का पुत्र नहीं होता है तो वो गोद नहीं ले सकता है, के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आगे देखिए, भारत में प्राचीन काल से ही गोद लेने की प्रथा आ रही थी। देख लीजिए, पुराने समय से गोद लेने की प्रथा आ रही थी। जब किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार किसी बालक को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लेता था। यही बात मैं बोल रहा था कि राजा का अगर नहीं है हिंदू राजा का तो वो किसी भी बालक को गोद लेता था, बाद में जाकर वही उत्तराधिकारी बनकर राजा बन जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी देशी राजा, अब इस सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी ला रहा है, इसके हिसाब से देखिए क्या होगा। इस सिद्धांत के अनुसार अब कोई भी देशी राजा ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकता था, और ना ही गोद लिया हुआ पुत्र उसका राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता था। देखिए मतलब कि किस तरह से राज्य हड़पना है, इसकी एक नीति थी कि अब आप गोद भी नहीं ले सकते तो आपका पुत्र राजा कैसे बनेगा। जब उत्तराधिकारी नहीं बनेगा तो वो राज्य ऑटोमेटिकली किसके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिश शासन के हाथ में चला जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का कठोरता के साथ पालन किया, ठीक है। और देखिए कौन कौन सा जगह उन्होंने अपने में विलय कर लिया, शामिल कर लिया। देख लीजिए, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर तथा झांसी। झांसी मैंने आपको बताया था, झांसी की रानी ग्वालियर, वो इन्होंने ही मिला लिया था। तो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से। उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के निम्नलिखित आधार बनाए। देखिए, तो मैंने लंबा क्वेश्चन बना दिया है ताकि आप लोग याद रखिए। राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति, कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति, ये सभी उन्होंने ही किया था, ये सारे पूछ सकते हैं। पेंशनों और पदों की समाप्ति की नीति, देखिए पेंशन और पद भी समाप्त किया गया। युद्ध और आक्रमण की नीति, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन चलिए आएगा, चलिए देखते क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या है। देखिए कारण है क्रिप्स मिशन से निराशा। क्रिप्स मिशन से क्या हुआ था, निराशा हुआ था। देखिए 2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग 10-12 क्वेश्चन करके ही जाओ। कि भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस बुला लिया गया था, ठीक है। और कारण देख लीजिए, बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार हुआ था। देखिए, बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई। और आगे देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार की घोषणा क्या हुआ था कि 27 जुलाई 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा जारी कर दिया या कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा छूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। इस नीति के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया। देख लीजिए, तो ब्रिटिश सरकार हमेशा तोड़ने वाली नीति लाते थे। तो देखिए 3-4 कारण मैंने यहाँ पे जो दिया है, 2 भी लिखोगे तो चलेगा अपने एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। 2-3 लिख देना, जितना लंबा क्वेश्चन आएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य के ऊपर घोषणा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा है तो भारत को भी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भर निर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। तो ये सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर बताया। आर्थिक दुर्दशा भी देख लीजिए, भारत की अंग्रेजी सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी और दिनों दिन स्थिति बदतर होती जा रही थी। इतना लंबा नहीं लिखना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को कारण बता दे रहा हूँ। इसमें से 2-3 लिखिएगा, लेकिन इतना चीज़ जान के रखिए, कहीं पूछेगा तो काम आएगा। जापानी आक्रमण का भी भय था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना रंगून तक पहुँच गई थी। लगता था कि वे भारत पर भी आक्रमण करेंगे। भारतीयों के मन में यह बात है कि अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण थे, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। तो देखिए क्या होता है, शाब्दिक रूप से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है समानता की भावना। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना से है।
सभी धर्म को एक समान देखना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल यह होता है कि राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। देश के सभी नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानेंगे और उसके विश्वासों के अनुसार व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र भी होंगे। डॉक्टर R.N. सक्सेना के अनुसार धर्मनिरपेक्षता वह नीति है, देखिए नाम देकर पूछ रहा है कि इन्होंने क्या इसका मतलब इसका क्या डेफिनेशन दिया था। देखिए धर्मनिरपेक्षता वह नीति है जो धार्मिक सहिष्णुता, समानता और भाईचारे पर आधारित होती है। यह सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म, लिंग और विश्वासों पर विचार किए बिना सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। तो याद रखिए धर्मनिरपेक्षता किसी एक धर्म का संरक्षण नहीं करता, सभी को अपना धर्म मानने का यहाँ पे छूट रहता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो ये अब अगले क्लास से करेंगे। तो सभी लगभग मैं मनसब का सीधा सा मतलब होता है मुगल साम्राज्य में किसी को कोई ओहदा देना। ठीक है, याद रखिएगा मनसब का मतलब होता है मुगल प्रशासन में किसी को भी कोई ओहदा देना, जिससे उस पद पर तैनात किया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ गए होंगे कि मनसबदार किसे बोला जाता है, कि जब मुगल प्रशासन में किसी को कोई ओहदा दिया जाता था, पद दिया जाता था, तो उसे क्या बोलते थे, मनसब कहते थे। जो जिसे तैनात किया जाता था उसे मनसबदार कहते थे। इसके 3 स्तर होते थे। पहला था उमरा, जो सबसे छोटे मनसबदार को कहा जाता था। फिर देख ही लीजिए थोड़ा सा है, उसके बाद आता था मीर उम्दा, लंबा क्वेश्चन है लेकिन चलिए मैं करा देता हूँ। ये मध्यम स्तर का मनसबदार होता था, देख लीजिए, और सबसे बड़ा होता था मीर आजम। अब सवाल ये है कि इनके स्तरों का निर्धारण कैसे होता था। देखिए कौन बड़ा कौन छोटा कैसे होता था। दरअसल मनसबदारी व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया जाता था। पहला जात और दूसरा सवार। जात का मतलब होता था किसी व्यक्ति को सौंपा गया व्यक्तिगत पद, और दूसरा होता था सवार, यानी कि किसी भी मनसबदार को कितने घुड़सवार मिलेंगे। तो घुड़सवारों की संख्या ही तय करती थी कि दरबार कितना बड़ा ओहदा होगा। समझे, कितना बड़ा ओहदा है वो उनके घुड़सवारों की संख्या पर निर्भर करता था। तो आप लोग को मैं टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए पिछले साल सभी वीडियो क्लास जितने भी ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा नवाबा यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। तो दोनों चैनल जो आपको दिख रहा है दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड आभा भी चैनल जो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, नवाबा भी कर लीजिएगा। पिछले साल देख लीजिए क्या हुआ था कि 1200 से ज़्यादा बच्चों ने लगभग 75% से अधिक मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग को देखिए मैं दिखा देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप। चलिए टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए ये लिंक है हमारा टेलीग्राम मेन ग्रुप का और क्लास 12th का। तो क्लास 12th और मेन ग्रुप ये 2 ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है। टेलीग्राम ऐप जानते ही होंगे, ऐसे दिखता है टेलीग्राम ऐप, इसको इंस्टॉल कर लीजिए अगर नहीं है तो, रहे तो जुड़ जाइए। तो 3 टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें से 2 ठो में आपको जुड़ना है, 2 में आपको जुड़ जाना है। देख लीजिए 2 में कौन में, एक में आपको मेन ग्रुप बोर्ड आभा जैक बोर्ड, ये मेन ग्रुप है, इसमें जुड़ जाना है। 10th वाला में आप लोग नहीं जुड़िएगा, 12th वाला में जरूर जुड़ जाइएगा। जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स, नाम क्या देख लीजिए, ये जो मैंने सर्कल किया वही नाम है, इसको लिख के सर्च कीजिए, बोर्ड आभा जैक बोर्ड और जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा। ठीक है, ये दोनों से जुड़ जाइए और सारे चीज़ों का जितना भी क्लास मिल रहा है उसका आनंद लीजिए और साथ साथ में पढ़ते चलिए। और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ताकि उनको भी साथ में कर लेने के बाद आज पढ़ने में मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।